गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के चैप्टर में जो मैं पढ़ाऊंगी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो बाल विकास से या चाइल्ड साइकोलॉजी से या बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड चैप्टर है, या लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन पेपर है। यहाँ तक कि इससे जो क्वेश्चन है वो टीजीटी, पीजीटी, नेट और आपका जो टेट का पेपर होता है, सी टेट का पेपर होता है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, उसके साथ साथ आपके यूजी पीजी में तो ये है ही, जब तक आप उसमें आप इसका अध्ययन पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे नहीं, तब तक आप आगे कोई पेपर दे नहीं सकते। लेकिन नेट एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड स्टडी देखिए, किसी भी चीज का इतिहास, कोई भी विषय पढ़ने से पहले जरूरी है उसके इतिहास के बारे में जानना। जैसे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पहले हमको यह जानना जरूरी है कि यह विषय आया कहाँ से, किसने इसकी खोज की, क्यों यह लाया गया, इसकी प्रकृति क्या है। तो पहले, क्योंकि क्वेश्चन भी इससे ही उठ के आते हैं, तो पहले हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम ये जान लें कि यह है क्या। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, जहां पर इतिहास की बात आती है, जहां पर किसी की खोज की बात आती है, वहां पर आप तुक्का नहीं मार सकते, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉपी पेन लेकर कुछ चीजों को नोट करिए, जिसमें, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इतिहास है तो आपको ये देखना पड़ेगा इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ, कितने लोगों का योगदान है। तो ये लंबा चैप्टर, जितना आज कवर होगा उतना मैं करूंगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आराम से इसको एक एक चीज आपको बताएंगे। देखिए, जैसे आपका गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान, ठीक है, आप इस विषय के बारे में पढ़िए तो आपको 19वीं शताब्दी से पूर्व इसके बारे में कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। मतलब जो थोड़ा बहुत किसी के जहन में रहा हो वो सब अलग बात है, लेकिन जब से यह हमारे उसमें आया, शिक्षा में आया या आगे के क्षेत्र में आया, तो ये 19वीं शताब्दी से, ठीक, ये बहुत पुराना विषय नहीं है। वैसे ही अब चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड स्टडी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, देखिए, बाल विकास की दृष्टि से जो बाल विकास चैप्टर है या बाल विकास जो आपका कोर्स है या बाल विकास जो विषय है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो विषय है, वह ऐसा विषय है जिसमें बाल अध्ययन होना आवश्यक ही है। अगर बाल अध्ययन किया नहीं या बाल अध्ययन के बारे में जाना नहीं तो बाल विकास आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाल विकास की दृष्टि से आप नोट करना चाहें तो नोट करें, चाइल्ड डेवलपमेंट जो विषय है वह ऐसा विषय है जिसमें बाल अध्ययन होना आवश्यक ही है। अगर बाल अध्ययन किया नहीं या बाल अध्ययन के बारे में जाना नहीं तो बाल विकास आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाल विकास की दृष्टि से आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाल विकास की दृष्टि से बाल अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें बाल अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में लाया गया। ठीक है, लगभग 16वीं शताब्दी तक बाल विकास के महत्व को कोई जानता ही नहीं था। 16वीं में तो थोड़ा थोड़ा लोग जान गए, लेकिन 14वीं 15वीं में तो इसका कहीं नाम ही नहीं था। ठीक है, 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी में आगे आगे धीरे धीरे इसका विकास हुआ है और मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखिए, ठीक, इस विषय के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सर्वप्रथम जॉन आमस, देखिए नाम सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, सर्वप्रथम जॉन आमस कमेनियस ने बच्चों के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और शिक्षा की वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ किया। किसने? जॉन आमस कमेनियस
सबसे पहले बालक के विकास के लिए, कि उन्होंने कहा कि बालक के समुचित विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्राथमिक शिक्षा, उनकी प्राइमरी स्टेज की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्होंने शिक्षा को एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बच्चों को देने की बात की और इसका आरंभ किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है कि सबसे पहले बाल अध्ययन के बारे में किसने बताया? जॉन आमस कमेनियस ने। ठीक, ये सब याद करने वाली चीज है, यहाँ तुक्का मार कोई भी चीज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कहीं नोट कर लेना, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर उसके पश्चात 1628 में, तत्पश्चात 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ठीक है, यह पुस्तक इनके द्वारा रचित की गई। किसके द्वारा? जॉन आमस कमेनियस द्वारा। अभी आप इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, और 1657 में 1657 में आर्बिस पिक्टस नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? जॉन आमस कमेनियस द्वारा। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी या आर्बिस पिक्टस नामक किताब किसने लिखी, या ऐसे लिखकर भी आ सकता है कि ये किस सन में लिखी गई। तो मैंने कहा ना 16वीं शताब्दी तक, तो देखिए 1628 और 1657, 1628 और 1657 आपका आ गया। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। जैसे लोगों के मन में धारणाएं होती हैं, या लोग बच्चों को भी बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, अरे देखो नहीं समझ रहा, देखो नहीं कर रहा है। लेकिन जो सही है कि बालकों का मन, प्रौढ़ मन, जो प्रौढ़ होते हैं या हम लोग जो है, इनसे बालकों का मन बिल्कुल भिन्न होता है। उनकी कल्पनाएं भिन्न होती हैं, उनके कार्य करने का ढंग अलग होता है, उनके सोचने का ढंग अलग होता है। इसलिए उनको बड़ों के साथ कंपेयर करना गलत है, और इन्होंने इसी के बारे में बताया कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्लास के बाद जब आप देखते हैं रिकॉर्डेड क्लास, तो आप उसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगी कमेंट और उसको मैं आगे क्लास में बताऊंगी। और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जिससे और भी बच्चों को इस क्लास के बारे में पता चल सके। तो अभी तक आप जॉन आमस कमेनियस के बारे में ही पढ़ रहे थे। इन्होंने बालक के समुचित विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा के वैज्ञानिक पद्धति पे बल दिया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी आर्बिस पिक्टस नामक किताब लिखी, और इन्होंने ही बताया कि बालक का मन प्रौढ़ मन से अलग होता है या भिन्न होता है। ओके, अब आइए 1774 में, 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने ही, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये जितने अध्ययन हुए, जैसे हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं, ये आपको भी पता है। कोई भी चीज की न्यू हमारे ऊपर हमारे घर से ही रखी जाती है। तो यह क्या है कि इन्होंने भी जो अध्ययन किए, लगभग जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो अध्ययन शुरू किया वो पहले अपने ही घर से, जैसे अपने बच्चों को देखना कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, बच्चा कैसे खेल रहा है, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन कैसे हो रहा है, उसका शारीरिक मानसिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। इस चीज को इन लोगों ने इसी का अध्ययन किया। इसको क्या करते थे? डायरी पर लिखते जाते थे, नोट करते जाते थे, और उसी के आधार पर फिर इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की या अपने तर्क वितर्क लोगों के आगे प्रस्तुत किए। अब 1774 में पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के बालक के विकास का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, ये अपने बालक को देखते थे, प्रतिदिन प्रति क्षण उसको देखते थे, उस पर नजर रखते थे, उसके विकास का क्या क्रम था इसका विस्तृत वर्णन किया, और यही प्राथमिक वैज्ञानिक विवरण के नाम से प्रस्तुत हुआ। और इन्हीं का जो अध्ययन था वही प्राथमिक वैज्ञानिक विवरण के नाम से प्रस्तुत हुआ। अब देखिए 1831 में अमेरिका के ब्रांसन अलकॉट ने, सब नाम लिख लीजिएगा, 1831 में अमेरिका के ब्रांसन अलकॉट ने अपनी
पुत्रियों अन्ना और लुइजा, इनकी 2 पुत्रियां थी, अन्ना और लुइजा, के जीवन पर ही, उन्हीं के जीवन पर कि उनका विकास कैसे हो रहा है, वो कार्य कैसे कर रहा है, उनके जीवन पर ही एक लेख प्रस्तुत किया, जिसको जीवन पर जब लेख लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जीवनी। तो इन्होंने अन्ना और लुइजा के जीवन पर लेख प्रस्तुत किया। ठीक, 1876 में टेन ने, देखिए ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में पूछा गया, नेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1876 में टेन ने इन्फेंट डेवलपमेंट में भाषा विकास, ठीक है, टेन महोदय ने जो विवरण दिया वो बालक में होने वाले भाषा विकास के क्रम को बताया। भाषा विकास तो आगे लंबा चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी देखिए इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से कि बच्चे में या बालक में भाषा का विकास कैसे हो रहा है। तो देखिए एक प्राइमरी स्टेज पर जिसको प्री भाषा कहते हैं विकास होता है, और एक पोस्ट जो बाद की भाषा होती है। ठीक, जो प्राइमरी होती है उसमें बच्चा बोलता नहीं है, जो शैशव अवस्था के बाद जो प्री भाषा या पोस्ट भाषा, 2 प्रकार की भाषा, मतलब एक प्राइमरी स्टेज की जो शुरुआत में होती है और उसके बाद पोस्ट बाद की भाषा। तो जो प्राइमरी स्टेज वाली है उसमें बच्चा बोलता नहीं है। आपको पता है सबसे पहली प्रथम भाषा किसी व्यक्ति की क्या है, क्रंदन या रोना, रोता है, कोई करता है, बबलाना है, ठीक है, या उसके हाव भाव, जो हाव भाव होते हैं उनको प्रकट करता है, ये होती है प्राइमरी स्टेज की या प्री भाषा। और दूसरे में क्या होता है, वह सीखता है, वह अनुकरण करता है, वह उच्चारण करता है, वो बोलता है, जो देखता है वही उसको उसका अनुकरण करता है, उच्चारण करता है और देखता और उसी को बोलता है, और इसी को उसकी प्राथमिक मतलब जैसे बोलने वाली प्रथम भाषा जो भी वो बोल दे। और यहाँ पर प्राथमिक भाषा, पहली भाषा क्या है, क्रंदन या रोना। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी व्यक्ति की पहली भाषा क्या है तो क्रंदन या रोना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी विकास के क्रम में डार्विन महोदय ने किताब लिखी बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन इन्फेंट। इन्होंने भी बाल अध्ययन से संबंधित एक किताब, ये सब किताबों के नाम आप नोट कर लीजिए, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन इन्फेंट, ठीक है। और 1981 में जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड जीवन प्रकाशित की, और जो इन्होंने अपने 3 वर्ष के, जैसे इन्होंने अन्ना और लुइजा पर लिखा था वैसे इन्होंने अपने 3 वर्ष के बालक के विकास के क्रम की एक जीवनी प्रस्तुत की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले, जिसके प्रवर्तक स्टैनली हॉल महोदय बताए गए और यही इसके प्रेरणा स्रोत रहे। इन्होंने इसमें नए क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जो बाल अध्ययन से संबंधित थे। अब देखिए अभी तक जो इसके पहले अध्ययन हुए उसमें क्या होता था, उसमें लोग जो भी वैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे या गृहशास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों पर ही अध्ययन किया, एक लेख प्रस्तुत किया, एक जीवनी प्रस्तुत की, बस उन्होंने उस चीज का विस्तृत वर्णन किया। लेकिन स्टैनली हॉल महोदय ने क्या किया, इन्होंने इसके लिए बाल अध्ययन केंद्रों की स्थापना कराई, सोसाइटियों की स्थापना कराई, कल्याण संगठनों की स्थापना कराई। इसलिए इनको जो है बाल अध्ययन का प्रेरणा स्रोत माना गया कि इन्होंने एक नई दिशा इसको प्रदान की, ठीक है। स्टैनली हॉल महोदय ने 1893 में, देखिए स्टैनली हॉल महोदय में 1893 में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की जो अमेरिका में हुई। 1893 में स्टैनली हॉल महोदय ने 1893 में पहली बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना की जो अमेरिका में हुई, और 1891 में स्टैनली हॉल महोदय के प्रयास से पेडागॉजिकल सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। याद कर लीजिए या लिख लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टैनली हॉल महोदय के और योगदान। स्टैनली हॉल महोदय ने 1904 में एडल्सन नामक पुस्तक लिखी। आप इस पुस्तक का नाम बाल विकास में बार बार आता है, और यह पुस्तक किसके संदर्भ में लिखी गई थी आपको पता होगा, यह पुस्तक
किशोरा अवस्था के संबंध में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि किशोरा अवस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, जिसमें इतने परिवर्तन होते हैं कि बच्चे का सामंजस्य कैसे होता है, वो किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरता है, किस तरह के मानसिक उतार चढ़ाव से गुजरता है, किस प्रकार के संवेगों के परिवर्तन से गुजरता है, वह सारा वर्णन उसमें उन्होंने किया। फिर 1906 में बाल अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का आयोजन भी इन्हीं के द्वारा किया गया, जो प्रथम बार हुआ था। ठीक, 1906 में बाल अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का आयोजन किया गया, जो इन्हीं के द्वारा हुआ। इतना समझ में आया? ये आपका हो गया 19वीं शताब्दी, जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसके लिए जो श्रेय दिया जाता है वो स्टैनली हॉल महोदय को दिया जाता है। इन्हीं के प्रयास बार आता है। और यह पुस्तक किसके संदर्भ में लिखी गई थी आपको पता होगा। यह पुस्तक किशोरा अवस्था के संबंध में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि किशोरा अवस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, जिसमें इतने परिवर्तन होते हैं कि बच्चे का सामंजस्य कैसे होता है, वो किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरता है, किस तरह के मानसिक उतार चढ़ाव से गुजरता है, किस प्रकार के संवेगों के परिवर्तन से गुजरता है, वह सारा वर्णन उसमें उन्होंने किया। फिर 1906 में बाल अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का आयोजन भी इन्हीं के द्वारा किया गया, जो प्रथम बार हुआ था। ठीक, 1906 में बाल अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का आयोजन किया गया, जो इन्हीं के द्वारा हुआ। इतना समझ में आया? ये आपका हो गया 19वीं शताब्दी, जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसके लिए जो श्रेय दिया जाता है वो स्टैनली हॉल महोदय को दिया जाता है। इन्हीं के प्रयास से सबसे पहले बाल अध्ययन केंद्र, सोसाइटी या कल्याण संगठनों की स्थापना हुई। इन्होंने ही पहली बार किशोरा अवस्था की समस्याओं को समझा, उसके बारे में लिखना शुरू किया। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न विधि के और प्रश्नावली विधि के जनक माने गए। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने पत्रिकाओं के भी प्रकाशन किए और इसके लिए सभा या अंतर्राष्ट्रीय सभा का भी आयोजन कराया। अब आ जाइए आप 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में 1920 में जॉन वाटसन महोदय, देखिए जॉन वाटसन महोदय का जहां नाम आता है इसको आप नोट कर लीजिए। ये व्यवहारवाद के संस्थापक हैं। व्यवहारवाद जो हम पढ़ेंगे आगे, उसके संस्थापक जो हैं वो व्यवहार, जैसे किशोरावस्था का कहीं नाम आता है तो तुरंत स्टैनली हॉल याद आते हैं, वैसे व्यवहारवाद का कहीं भी नाम आए तो तुरंत जॉन वाटसन महोदय का नाम आपको याद कर लेना है। तो 20वीं शताब्दी में 1920 में जॉन वाटसन ने बालक के पालन पोषण से संबंधित एक लेख प्रस्तुत किया। इन्होंने एक लेख प्रस्तुत किया जिसमें यह दर्शाया कि बालक का पालन पोषण किस विधि से करना है और कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद यह जो समय था 20वीं शताब्दी का, इसमें विकासात्मक मनोविज्ञान में जन जागृति क्रांति की तरह यह बढ़ा कि हाँ, बालक को समझा जाए, बालक के मन के भाव को समझा जाए, बालक के पालन पोषण को समझा जाए, बालक की मनोवृत्तियों को समझा जाए। यहाँ तक तो ठीक रहा, परंतु 1949 में के आसपास जहां पर स्वतंत्रता का और उसका ये चल रहा था, उस दौरान ऐसी घटनाएं हुई जिससे बाल विकास के क्षेत्र में पुनः कमी आने लगी। ठीक है, 1949 के आसपास इसमें पुनः कमी आने लगी, लेकिन 1950 से 1960 के मध्य, 1950 से 1960 के मध्य बाल विकास ने फिर रफ्तार पकड़ ली और इसको क्या हुआ, इसको आर्थिक सहायता भी प्राप्त होने लगी कि जो इनके संगठन है उसको सहायता मिलने लगी। ठीक है, संगठन है उसको सहायता मिलने लगी, इसके जो केंद्र चल रहे थे उनको सहायता मिलने लगी कि बच्चों को सही उचित मार्गदर्शन हो सके और बच्चों का सही उचित पालन पोषण हो सके। अब देखिए इस शताब्दी की मुख्यतः विशेषता क्या थी। यह शताब्दी क्योंकि इसमें क्रांति आई थी, इसमें परिवर्तन आए थे, तो इसमें बच्चों के अध्ययन के संबंधित बहुत से कार्य किए गए। देखिए, बाल अध्ययन के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया। बाल अध्ययन के
वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया गया इसी समय, ठीक है। समान प्रकार के अध्ययनों के साथ साथ विशिष्ट अध्ययनों की जानकारी, कि जो सामान्य ज्ञान था या समान अध्ययन था उसके साथ साथ विशिष्ट अध्ययनों की भी जानकारी प्रदान की गई इसी समय। परीक्षण आंदोलन का विकास किया गया, मतलब परीक्षण किए गए। समस्यात्मक बालकों का अध्ययन और निर्देशन, देखिए समस्यात्मक बालक या कुसमायोजित बालक क्या होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं और उनको उसी तरह से अलग तरह के पालन पोषण की, अलग तरह की शिक्षा की, अलग तरह की निर्देशन की जरूरत होती है। तो वह इसी 20वीं शताब्दी में ये आया कि एक बच्चा दूसरे से पृथक क्यों है, एक बच्चे की बुद्धि दूसरे से पृथक क्यों है, एक के व्यक्तित्व का विकास कम क्यों है, एक का ज्यादा क्यों है, एक का शारीरिक स्तर कम क्यों है, एक का मानसिक स्तर। तो यह सब इसी समय आया और फिर उनके शिक्षा के लिए भी या उनके पालन पोषण के लिए भी व्यवस्था की गई। और यहाँ पर पूर्वशाले बालकों के लिए उत्तम शिक्षा, पूर्वशाले जो बच्चे विद्यालय जाने के पूर्व के जो बच्चे, उनके लिए भी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा, 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक पूरा इतिहास पढ़ा और आपको समझ भी आया होगा। अब इसके आगे बाल अध्ययन क्या है उसका मैं अध्ययन कराऊंगी आपको, और इसको ध्यान से पढ़कर और सब नोट कर लीजिएगा। जो आपको समझ में ना आए वो आप नीचे कमेंट करिएगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इसमें और होना चाहिए था तो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप अपने बच्चों के साथ से, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।